सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं नवीन शर्मा पिछले 10 साल से बच्चों को यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं और भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का बच्चों को अध्यापन कराता हूं। बच्चों, मेरी जो क्लासेस हैं आपको बाइलिंगुअल दोनों मॉड्यूल में मिलेंगी। साथ ही जो नोट्स हैं आज की कक्षा में तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अगली कक्षा से जो नोट्स हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिए जाएंगे। बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक उठाने वाला हूं जो आर एस शर्मा एनसीईआरटी के बेस पर है और इस टॉपिक से कई बार आपने विभिन्न क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक एरा के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इस टॉपिक से कई बार आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वैदिक एरा, हड़प्पा सिविलाइजेशन और इसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको मैं पहले हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम नई टॉपिक शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। वैदिक पीरियड। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि वैदिक एरा जो है ये वह समय काल है जिस समय में वेदों की रचना की गई। तो बच्चों, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो समय था, उस समय बेटा हमारे 4 वेद लिखे गए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा-सा अभी कि बच्चों, जो 4 वेद हैं, जैसे हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बच्चों, इनमें सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया है, इसलिए बेटा ऋग्वेद को मानव जाति की पहली रचना भी बोलते हैं। अब बच्चों, इतिहासकारों ने अपनी आसानी के लिए यही समय काल को समझाने के लिए इसे 2 भागों में बाँटा है। ऋग्वैदिक एरा, जो कि आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच होता है, और दूसरा है लेटर ऋग्वैदिक एरा, जिसको आप हिंदी में उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हो, जो 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच होता है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिन्हें बीसी का ज्ञान ना हो या एडी का ज्ञान ना हो, तो मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों, जो इंग्लिश कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है। तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसको बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहा जाता है। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, जिसको आप एडी बोलते हो। हिंदी में बच्चों, जो बीसी है उसे ईसा पूर्व तथा जो एडी है उसे ईसवी के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शताब्दियों की गणना की जाती है। अच्छा बच्चों, चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऋग्वैदिक काल क्या है। देखिए बच्चों, भारत में जो पहली एक शहरी सभ्यता देखने को मिलती है वो हमें जो हड़प्पा है उसमें देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता बेटा भारत की पहली शहरी सभ्यता या अर्बन सिविलाइजेशन थी। और यू विल टोटली सरप्राइज दैट इन वर्ल्ड every time it happened that after rural civilization the urban civilization arrived, but in India the situation was different। भारत में क्या हुआ बेटा, होना चाहिए था कि एक ग्रामीण सभ्यता के बाद में एक शहरी सभ्यता का आगमन होता, बट इंडिया में हमारे यहाँ पर जो कंडीशन थी वो अलग थी। यहाँ पर एक शहरी सभ्यता के बाद में एक ग्रामीण सभ्यता का आगमन हुआ। इस कारण से अंग्रेजों को और जो कॉलोनिस्ट हिस्टोरियन थे उनको मौका मिला ये कहने का कि ये जो आर्य लोग हैं इन्होंने आक्रमण किया और उस आक्रमण के जरिए ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बच्चों, आपकी नॉलेज के बता दूं कि इसी घटना को आर्य इन्वेंशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इसी आधार पर मैक्स मुलर ने अपना विचार दिया था। बच्चों, जो आर्य लोग थे ये बेसिकली एक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक पेस्ट्रोल पीपल थे। मतलब बच्चों, अगर भी ये वर्ड आपको दिख जाए सेमी नोमैडिक और पेस्ट्रोल लाइफ, तो आप समझ जाइए कि घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे पशुओं को लेकर। ठीक है, और जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता एक मैंने बताया आपको कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है, इस कारण से कई इतिहासकारों का मत यही था। लेकिन बाद में आपको पता होगा, आज ये क्लियर हो चुका है कि ये इन्वेंशन नहीं था, ये एक आक्रमण नहीं था, ये केवल एक माइग्रेशन था। और आधुनिक भारत में आज जो जनता रह रही है ये बेसिकली हड़प्पा और जो आर्य संतति है इन दोनों के संयोजन से प्राप्त संतति है। तो इस कारण से पाया गया है कि ये जो डीएनए आज के लोगों का है ये डीएनए बाहर के किसी डीएनए से नहीं मिलता। तो बच्चों, जो आर्य इन्वेंशन थ्योरी है
आर्यों का आक्रमण सिद्धांत है, ये मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था. So clearly it was given that Arya invention theory given by the Max Muller. He said Arya come from the Central Asia. So first time Max Muller said this thing that Aryan were not the proper resident of India. They come from the Central Asia. On another hand, according to William Jones, Arya tribes come from the Russia. दूसरी तरफ बेटा जो विलियम जोन्स हैं, आपने देखा होगा एक अच्छे अंग्रेजी इतिहासकार रहे हैं विलियम जोन्स. ठीक है, इनका कहना ये था कि आर्य जो लोग हैं वो रसिया से आए हैं. इसके अलावा बेटा ऑन अनदर हैंड बाल गंगाधर तिलक सेड दैट आर्य कम फ्रॉम द नॉर्थ पोल. बेसिकली बाल गंगाधर तिलक wrote a book that the Arctic is the home of Aryans. In this book he described that Arya come from the North Pole. And Maharshi Dayanand Saraswati, a very famous decent personality of modern India, who basically Arya Samaj, I hope so you aware with this name. So he said that Aryan come from the Tibet area. And Dr. Avinash Chandra, who was also a very famous modern historian, he said that the Sapta Sandhav place means a place where the 7 rivers flow. It means the area of Indus and tributary rivers. मतलब कि डॉक्टर अविनाश चंद्र का कहना था कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, जो 7 नदियों की भूमि है, उस भूमि पर आर्य सबसे पहले आकर बसे और उस स्थान को सप्त सैंधव स्थान के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है. इसके अलावा मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग बताया ही था, आज मॉडर्न हिस्टोरियन जो हैं वो आर्य माइग्रेशन थ्योरी पर बिलीव करते हैं दैट आर्य वर नॉट आउटसाइडर, दे कम फ्रॉम, बेसिकली दे माइग्रेटेड टू इंडिया. ओके, सो बच्चों ये वैदिक पीरियड के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन था. अभी हमने देखा कि ऋग्वैदिक एरा का समय काल क्या है, लेटर ऋग्वैदिक एरा का समय काल क्या है, आर्य किस प्रकार के थे, आर्य और हड़प्पा लोगों में क्या अंतर देखा हमने मैक्स मुलर के विचार को देखा, साथ ही हमने बाल गंगाधर तिलक, अकॉर्डिंग महर्षि दयानंद सरस्वती, अविनाश चंद्र, इन सब के विचारों को देखा. आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, जो मानव जाति का पहला ग्रंथ है. बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है, इट इज़ नोन एज ओल्डेस्ट बुक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. एवरीवन बिलीव दैट इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ द बुक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. दैट इंसान जो है वो सभ्य कैसे रह सकता है, एक सभ्यता का विकास कैसे होता है. बच्चों एक ठप्पा लग चुका है कि ऋग्वेद धार्मिक किताब है. अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि वेदों में धर्म से ज़्यादा बातें की गई हैं कि व्यक्ति एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता है. तो ऋग्वेद एक धार्मिक पुस्तक होने के साथ साथ एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बताती है कि हम एक अच्छा जीवन कैसे जिए. मैनी टीचिंग्स ऑफ ऋग्वेदा इज सेम एज अवेस्ता. I hope you believe, yeah, previously you read about the Max Muller theory that Arya come from the Central Asia. This theory is basically believe on this point that some teachings of Avesta, the holy book of Persian, its teaching is same as given in our Rigveda. बच्चों अवेस्ता में कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, कुछ देवताओं के नाम दिए गए हैं जो कि हमारे ऋग्वेदिक देवताओं से मिलते हैं. इसी कारण से काफ़ी लोगों का मानना है या काफ़ी अंग्रेजी इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि ऋग्वेद और अवेस्ता की जब देवता एक जैसे हो सकते हैं, इनकी शिक्षाएं एक जैसी हो सकती हैं, तो क्यों ना ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हो. बच्चों ऋग्वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसको 10 मंडलों में बांटा गया है. आपको बच्चों अपनी नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए कि जो उसका सेकंड दूसरे से लेकर 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है और पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है. बच्चों इसी 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त दिया गया है जहां पर बच्चों पहली बार जाति प्रथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है. इसी पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है. So it is a clear message given in 10th mandal of Rigveda, which was the newest mandal. It said that from the mouth of Brahma, the Brahman occurred. From the shoulders, the Kshatriya was born. From the Jangha, the Vaishya was born. And from the foot, Shudra was born. Okay? Rigveda basically consists 1028 Suktis,
और हेमन्स मीन्स अ प्योर फॉर्म ऑफ मंत्रास, basically pure form of suktis, and 10,552 mantras would be there. So bachcho, it was a very big book and basically classified in many parts. Basically I talk about the 10 mandals and 10 parts were given. बच्चों जो उसका तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र ने लिखा है, और आपको पता होना चाहिए कि इसी मंत्र में या इसी मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो देवी सावित्री की आराधना है सूर्य को लेकर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर्सन हु रिसाइट ऋग्वेद नोन एज होत्रा, अ पर्सन हु रिसाइट ऋग्वेद और बेसिकली रिसाइटिंग और प्रेइंग द ऋग्वेद मंत्रास इज नोन एज होत्र। ऐसा व्यक्ति जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको होत्र के नाम से जाना जाता है। It was written in Vedic Sanskrit. The language of Veda is Vedic Sanskrit. Many teachings of it match from the Avesta, Lopamudra, Ghosha, Sanchi, Ptolemy. There have so many women named who participated in writing of Veda. तो बच्चे सोचिए कि हमारे वेदों की जो शुरुआत है वो होती है यत्र नारी पूजन्तु रमते तत्र देवता, और आप पाओगे कि वेदों को लिखने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। तो ये लांछन लगाना कि हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी या ये जो सिस्टम था, तो आप ये मान सकते हैं कि ये सिस्टम बाद में हमारे समाज का हिस्सा बने, कुछ लोगों ने कुरीतियों को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या शुरुआत में ये वैदिक एरा की जब शुरुआत हो रही है तो क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें कई सारी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो वेदों को लिख रही हैं। और अगर महिलाओं को वेद लिखने का अधिकार है तो महिलाओं को बाकी सभी अधिकार भी मिले हैं। आप इसीलिए देखोगे कि जो दयानंद सरस्वती थे उनका कोटेशन था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों की तरफ अगर हम लौटते हैं तो जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। बेटा ऋग्वेदा जो है इसका एक उपवेद है जिसको आप आयुर्वेद के नाम से जानते हो। इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं की बात करूं मैं तो अग्नि, इंद्र और सोम ये ऋग्वेद के देवता हैं। अग्नि एक मध्यवर्ती देवता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब हम भोग लगाते हैं तो हम अग्नि को चढ़ाते हैं, तो अग्नि का काम है कि उस भोग को जिस व्यक्ति के लिए चढ़ाया गया, जिस देवता के लिए चढ़ाया गया, वहां तक पहुंचाना। इंद्र को बेटा देवताओं का राजा कहा जाता है। इसके लिए बेटा एक पुरंदर नाम का शब्द है जो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बेटा जो सोम है, सोमरस आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक पर्वत देवता, पर्वत में उगने वाला एक पौधा है जिस पौधे से सोमरस बनाया जाता था। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक ऋग्वेद के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानी। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए बेटा ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है जिसकी हत्या ना की जा सके। पुत्री को दोहित्री कहा गया है। ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो सबसे अधिक बार आया है। अगर बच्चों मैं ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करूं तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि सरस्वती जो है वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद के अंदर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो गंगा और यमुना नाम है वो सबसे कम बार आया है। गंगा का नाम एक बार और यमुना का नाम कुछ पुस्तकों के अनुसार 3 बार, बाकी एनसीईआरटी के अनुसार दोनों का नाम 1 बार आया है। ठीक है, तो बच्चों आज की चर्चा हमारी यहाँ तक होगी। अगली क्लास में मैं आपके सामने सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद लेके आऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।